इसराइली टेक्नोलॉजी और अपने मुखबिरों के नेटवर्क की मदद से अपने कई हरीफों को निशाना बना चुका है और इसी तरीके से हसन नसरुल्लाह को भी कत्ल किया गया। अहम बात यह है कि हसन नसरुल्लाह को एक ऐसे वक्त में निशाना बनाया गया जब वो कम से कम 4 मंजिला ज़ेर ज़मीन टनल में मौजूद थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक उन्हें MK-84 बंकर शिकन मिसाइल से निशाना बनाया गया जो 25 से 30 मीटर गहराई तक मार करने की सलाहियत रखता है, जबकि मजमूई तौर पर इस कार्रवाई में 2000 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। मशरिक़ वस्ता के एक तज्ज़ियाकार के मुताबिक इसराइल ने जासूसों की मदद से हसन नसरुल्लाह और उनके साथियों का पता चलाया। इसराइल को मनसूबाबंदी के लिए कई हफ्ते लगे। 50 मीटर गहरा गड्ढा पड़ने से अंदाज़ा हुआ कि हिज़्बुल्लाह हेडक्वार्टर 2 या 5 मंजिला ज़ेर ज़मीन था और हमले से कबल इंतहाई राजदारी के साथ मनसूबाबंदी की गई और इसराइली फ़ौज, फ़ज़ाइया, तामीराती माहिरीन को भी मनसूबे में शामिल किया गया ताकि नाकामी की गुंजाइश ना हो। बहरहाल इसराइल अपने सबसे बड़े हरीफों में से एक हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने में कामयाब हो चुका, मगर इसे जंग का इख्तिताम नहीं बल्कि नई जंग का आगाज़ करार दिया जा रहा है। इस जंग में इसराइल, ईरान और हिज़्बुल्लाह के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, ये जंग कहां तक जाएगी और दुनिया क्यों ये जंग ख़त्म करवाने में नाकाम है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अमरीका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर आदिल नजम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हिना साहिबा, सबसे पहले तो आपकी तरफ आते हैं कि हम ये जानना चाहेंगे कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को ज़ेर ज़मीन बंकर में बंकर बस्टर के ज़रिए हमला करके शहीद कर दिया गया। अब सवाल यह है कि हिज़्बुल्लाह का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। आज से 2 माह कबल जब इस्माइल हनिया को हार्ट ऑफ तेहरान में कत्ल किया गया था तब भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी ईरान की जानिब से कि हम इस तरह बदला लेंगे। सबकी नज़रें ईरान पर लगी हुई थी लेकिन वैसा रिएक्शन नहीं आया। अब आप क्या रिएक्शन देख रही हैं? देखिए, कई सर्कमस्टांसेस होते हैं जो बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं, जिसमें आप रूल्स ऑफ गेम के जरिए इंगेज कर रहे होते हैं, जिसमें रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आपको पता होता है कि ऑप्शन हैं और इसी पैराफिनीलिया के अंदर रहते रहते सारे एक्टर्स एक्ट करेंगे। और कई ऐसे सिनारियोज होते हैं जिसमें हर कुछ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर हो रहा होता है, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ हो रहा होता है, एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे हो रहा होता है। हम सबके आंखों के सामने हर किस्म का रूल ऑफ इंगेजमेंट, रूल ऑफ वॉर की धज्जियां उड़ाई गई और प्रेसिडेंट बाइडेन जैसे लोग ये कहते रहे कि हम इसके खिलाफ हैं, हम ये नहीं चाहते, लेकिन वो सब कुछ। तो आई थिंक इस वक्त फॉर एनीवन टू प्रेडिक्ट कि एग्जैक्टली क्या होगा, सिर्फ ये बताया जा सकता है कि क्या हो चुका है। ये हो चुका है कि वॉर थिएटर को एक्सपैंड किया जा चुका है। ये हो चुका है कि रेजिंग ऑफ गाजा के बाद अब रेजिंग ऑफ लेबनान हुई है। ये कहा जा सकता है कि जो एक अनसेट रूल्स ऑफ इंगेजमेंट थे पोस्ट अक्टूबर 8 बिटवीन हिज़्बुल्लाह एंड इजराइल, वो ख़त्म हो गए और एक बहुत 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 बड़ा और बहुत रिस्की वेंचर जो कि इजराइल के लिए प्रॉब्ली पैलेटेबल भी है एंड इट थिंक्स इट कैन गेट अवे विद इट बिकॉज ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ space that it is being presented by a veto wielding power in the Security Council. इस वक्त अगर वो वीटो वील्डिंग पावर सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के बैक पे ना खड़ा हो तो अपनी यूएन जनरल असेंबली में जब बेंजामिन नेतन्याहू ने जनरल असेंबली में स्पीच करने आए तो आपने देखा कि दुनिया की मेजॉरिटी ने वॉकआउट किया, वो वॉकआउट कर दिया। आपने वो जो वोट हुआ जिसमें पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की बात हुई और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो इसराइल से जेनोसाइडल ट्रायल शुरू हो गया है उसकी बात हुई और इजराइल के ऊपर सैंक्शन करने की बात हुई। आपने देख लिया कि 124 ममालिक दुनिया के किसके तरफ खड़े हैं, पैलेस्टाइन की तरफ खड़े हैं। और आपने देख लिया कि सिर्फ 14 मुल्क ऐसे हैं जो इस वक्त इजराइल के हक में कह रहे हैं और बाकी इंडिया जैसे लोग जो कि अपना एक अपनी एक रिक्वायरमेंट में अपनी एक जो उनको टेक्नोलॉजी इजराइल से मिल रही है और जो उनकी रिलेशनशिप है उसकी वजह से एब्सटेन करें। और आपने ये भी देखा कि यूरोपियन यूनियन में भी दरारें आ रही हैं। स्पेन जैसे मुल्क ने पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को एक्सेप्ट किया। बेल्जियम जैसे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेज पे आके जनरल असेंबली में ये कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, वो भी पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं। और ऑब्वियसली ब्राजील जैसे मुल्क और आयरलैंड जैसे मुल्कों की मुझे आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी नो एग्जैक्टली वेयर दे स्टैंड, ऑफ कोर्स वेयर पाकिस्तान स्टैंड। सो
complete कहते हैं carte blanche to act as they will in the most illegal of manners, the most human rights की blatant abuse Violation, और बिल्कुल सही। massacre of humankind हमने इस तरह कभी नहीं देखा। अच्छा, और इस तरह जो अनप्रेसिडेंट बात है वो ये है कि हम लाइव ऑन टेलीविजन ये देख रहे हैं और दुनिया के सारे वेस्टर्न, तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न मुल्क जो कि ह्यूमन राइट्स के पीछे लोगों को सैंक्शन भी करते हैं टू डेथ ऑलमोस्ट, और ह्यूमन राइट्स के पीछे जिन्होंने अफगानिस्तान और इराक में और बहुत सारे मुल्कों में बहुत अनप्रेसिडेंटेड डेंजरस वॉर्स की, वो सारे इनको इस वक्त एम्यूनेशन भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी का नाम निशान ही लगा रहे हैं, and all of that. So it's really difficult to expect. And last answer to your, because आपने ये सवाल पूछा था, लेकिन जब हमास के लीडर को ईरान के में गया तेहरान के अंदर, तो एक आई थिंक उसके बाद जो रिएक्शन में एक्सपेक्ट किया जा था उससे कमी होने में, इसलिए इस वक्त आई थिंक nobody other than anyone who has a crystal ball is able to predict as to what will be the reaction, right? But I can only say that the scale has been shifted. The war theater is now being expanded. और जब आप World War I और World War II के बारे में बातें करते हैं तो आपको एक वक्त नहीं होता जिससे सारे मुल्क इकट्ठे वॉर पे आगे होते हैं, वो एक बिल्डअप होता है, और ये बिल्डअप तभी होता है जब वॉर थिएटर एक्सपैंड करना चाहिए। आपको बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रही चीजें। अमरीकी सदर कहते हैं कि ठीक है, हसन नसरुल्लाह को मार लिया, बस बहुत हो गया, जंगबंदी का वक्त आ गया है। लेबनानी वज़ीर आज़म भी जंगबंदी के ख़्वाह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसराइल का मौक़िफ़ ये है कि हमास को और हिज़्बुल्लाह को मुकम्मल न्यूट्रलाइज करने तक ये जंग जारी रहेगी। तो क्या एक बार फिर हम लेबनान का जो जनूबी हिस्सा है वो इसराइल के कंट्रोल में जाता देख रहे हैं? क्या एक बार फिर गज़ा को लॉन्ग टर्म तक इसराइल कंट्रोल करता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, ये कई लोग इसको वो जो 6 days वॉर है उसके साथ तकरीब दे रहे हैं, क्योंकि एक होता है, कोई एक ऐसी इवेंट होती है जिसपे अगर रिएक्शन या कुछ उसके बाद थिंग्स फॉल बैक टू नॉर्मल, तो वो आपका पूरा जो सेड एंड अनसेड रूल्स और वो पूरी ट्रेजेक्ट्री और वो पूरा एक डायनामिक्स ऑफ इंगेजमेंट एंड ऑफ रियलिटी को बदल देते हैं। और ये हमने 6 days वॉर में 1960 से होता हुआ देखा। इस वक्त लोग उसको इससे तरजीह दे रहे हैं क्योंकि देखिए, आप अगर एक लेम डक प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ लेम डक प्रेसिडेंट नहीं है प्रेसिडेंट बाइडेन, ये एक ऐसे प्रेसिडेंट भी है इस वक्त इस इशू पे जिन्होंने बार बार चीजें कह के ही हैड टू अपने वर्ड उनको वापस लेने पड़े। आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले बिफोर दिस अटैक एक फ्रेंच अमेरिकन एफर्ट फॉर सीज फायर के बारे में उनके डिप्लोमेट्स बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी शायद उसके बारे में बात की और फिर उनको अपने वर्ड्स को खाने पड़े, बिकॉज दे हैव नो टूल्स टू गिव टू मेक नेतन्याहू डू व्हाट दे विश हिम टू डू, बिकॉज दे आर अनविलिंग टू टेक हिम टू टास्क एंड दे आर अनविलिंग इन देयर to apply any norms of behavior. Possibly he cannot at the moment, considering the election environment in US. No, actually, I wish I could say that. That would be a good thing to say. कि जी ये because of lame duck president है, because of environment. Unfortunately, और इसके ऊपर वो जो किताबें भी लिखी गई हैं कि कि US foreign policy क्यों hostage है Israeli interest के ऊपर. US foreign policy is not pursuing its own interest, but और वो उसकी वजह ये है कि एक systemic support base. I could use words which may not be very ideal to use, but a systemic base of support exists in the American system in a way where Israeli interests supersede and superimpose American national interest. अच्छा, हिना साहिबा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक हाई वैल्यू टारगेट है जो ज़मीन से 40 मीटर नीचे है, उससे निशाना बनाया जाता है, तो एक इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले इस्माइल हनिया को ऐसा लगता है कि मुसाद का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो पूरी तरह ईरान में, लेबनान में, इराक में, हर जगह सरायत कर चुका है। जहाँ चाहते हैं, जिसको मर्जी चाहते हैं मार देते हैं। तो इसको आप, ये जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है, पेजर्स फटते हुए हमने देखे, इसको इंटेलिजेंस कामयाबी को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह देख रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना है इजरायली इंटेलिजेंस capabilities, so October 7th is a very big demonstration of the lack of that, right? लेकिन अगर आप, जिसको हम lethal autonomous weapons of mass destruction कहते हैं, अगर आप किसी किस्म के रूल्स को अप्लाई किए बगैर, हर किस्म, अगर आप
3,000 लोगों को मारने के लिए तैयार हैं, बिल्डिंग्स को रेज करने के लिए तैयार हैं, and that is celebration of intelligence success. I think that's also celebration of your lack of any regard for human rights or international law. And therefore to raise, मैं पूरी दुनिया को एटम बॉम्ब से आज हटा दूं खुदा ना खास्ता, और आप कहें कि वाह माशाल्लाह आपने तो सारे लीडर्स ले लिए, तो it's a little bit strange to be celebrating their success. I think it is lack of values in how they're engaging in war, which is leading to what is demonstrably a success to others, but it is actually their ability to just raise everything to ground to get what are their targets. If anybody else wanted to do that, it is not very difficult. There are countries which have missile capabilities where anything, anywhere can be taken. But everybody is currently complying by the rules of engagement. So I think what needs to be celebrated is the lack of Israel's need to comply by any laws, which has been enabled by veto-wielding powers in the world today. So what can be celebrated is the breakdown of the international order. What can be celebrated is the fact that Western values are right now slithering away, and no one can, there's nothing, there are no legs to stand on. So ये एक बहुत सख्त I think ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी किस्म का ऑर्डर, किसी किस्म के लॉज, किसी किस्म के इंटरनेशनल लॉज की कंप्लायंस करने में कोई मुल्क भी अब उसको एक अपने ऊपर लाजिम नहीं समझेगा. ये एक प्रेसिडेंट सेटिंग चीज हो रही है, और जिसका इम्पैक्ट दूर दराज तक जाएगा, प्रॉबेबली इनटू स्पेस वॉरफेयर भी जाएगा.